गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शंस को हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे सामने आया है जो बच्चों ने पूछा है, तो वहां कंफ्यूजन होने वाली चीज नहीं है। मैं थोड़ा सा उसको क्लियर कर दूं कि गामा n प्लस वन इजिकल टू एन गामा एन होता है, ये हमने प्रूफ किया था। और गामा n प्लस वन को आप फैक्टोरियल n या n फैक्टोरियल लिखते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया था, इनको मैंने इक्वल कर दिया था। लास्ट लेक्चर की बात कर रहा हूं मैं, उसमें अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं वहां पर आपको ये चीज दिखेगी। मैंने उसमें प्लाट डिस्कस आपके साथ ही किया था। अब बच्चे ने मुझे पूछा कि सर ये कैसे पॉसिबल है, तो n की डिफरेंट वैल्यू के लिए पॉसिबल है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि बिल्कुल सही कह रहा है वो बच्चे, जिस बच्चे ने पूछा है कि सर ये डिफरेंट वैल्यू के लिए एप्लीकेबल होता है। मेरा यहाँ पर इसको समझाने का सिर्फ एक रीजन था कि इस टर्म को दो तरीके से लिखा जा सकता है। हालांकि यहाँ इक्वल लगाना थोड़ा गलत हो गया, लेकिन इन दोनों को आप इक्वल नहीं कर सकते, इनको अपन मतलब इस तरह से लिखा जा सकता है। रीजन ये है कि यहाँ पर n की वैल्यू मैंने लिखी थी 1 2 3, ठीक है ना। 1 2 3 के लिए बहुत आसानी से सोल्व होता है, क्योंकि यहाँ पर फैक्टोरियल आता है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या आता है, फैक्टोरियल आता है, और फैक्टोरियल में हमेशा एक इंटीजर प्लस की जो वैल्यूज हैं 1 2 3 वही यूज होती है, तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर पाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं ऊपर की बात करूं तो इन दोनों के अंदर क्या है, n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए इसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका फ्रैक्शन भी आ सकता है। फ्रैक्शन का मतलब है कि यहाँ पर आपकी वैल्यू अपॉन में भी लिखी जा सकती है, नेगेटिव में भी आ सकती है। मतलब इसके अंदर अगर क्वेश्चन को सोल्व किया जाए तो नेगेटिव टर्म गामा में फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी डिवाइड की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये जो इक्वल किया है ना, ये कंडीशन डिपेंड करेगी n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर। इन दोनों की बात करेंगे, मतलब इन दोनों की बात करेंगे फर्स्ट और सेकंड की, तो n की वैल्यू फ्रैक्शन की फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में हो सकता है, माइनस में हो सकता है। इन दोनों की बात की जाएगी तो n की वैल्यू यहाँ पर ली जाएगी। तो यहाँ पर डिपेंड करेगा n की वैल्यू क्या है। ये कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपकी मैंने प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है, दो प्रॉपर्टीज आपकी नहीं, प्रॉपर्टी 3, तीन प्रॉपर्टी तक हम वर्क कर चुके थे। तो आई एम टेकिंग प्रॉपर्टी नंबर 3। आज हम प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करेंगे, और ये जो अभी जो कंफ्यूजन था, इस कंफ्यूजन को मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अभी मैं क्या करूंगा, प्रॉपर्टी 3 कराने के बाद में इस पर एक बेस्ट एग्जाम्पल ले लूंगा, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कोई परेशान होने वाली चीजें नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी show that gamma n by z to power n is equal to 0 to infinity e raised to power minus zx x to power n minus 1 into dx, where z is constant, where z is constant। हमें इसे सोल्व करना है। तो पहले इसको मैं सोल्व कर दूं, फिर मैं आपसे आगे की चीजें डिस्कस करूंगा। सॉल्यूशन बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। वापस से एक बार इसको रिवाइज करें कि आपने गामा फंक्शन की जो डेफिनेशन थी वो क्या ली थी। गामा फंक्शन की जो डेफिनेशन है, गामा ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, ठीक है, e रेज टू पावर माइनस एक्स, एक्स टू पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। यहां पर x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 के लिए एप्लीकेबल है, मतलब कन्वर्ज करेगी। आपको यहां पर इस तरह से वैल्यू को रखना है कि
ये z यहां से निकल के, क्योंकि z को यहाँ कांस्टेंट माना हुआ है, तो इस पूरी कंडीशन में कुछ आपको पुटिंग या सब्स्टिट्यूशन आपको करना पड़ेगा। सो आई एम पुटिंग x इज इक्वल टू z, x इज इक्वल टू जेड वाई टी वाई, जो भी आपको अच्छा लगे आप मान सकते हैं। यहां पर आप जेड वाई यहां पर लेंगे, ठीक है। डिफरेंशियल करने पर dx, z क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट माना हुआ है, लिखा हुआ है, y का हो जाएगा यहाँ पर आपके dy, ठीक है। x का होगा dz, z को छोड़ेंगे, y का हो जाएगा हमारे पास में dy। अब इस जगह पर आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट को चेंज करना है। z यहाँ पर मैंने पहले कहा z इज कांस्टेंट, z कांस्टेंट यहाँ पर गिवन है, तो आपको प्रूफ करना है, उसके अकॉर्डिंग मैं z को यहाँ लेके चल रहा हूं। आप लोअर और अपर लिमिट जो है उसको भी हम चेंज करेंगे। पहले हम लोअर लिमिट की बात कर लेते हैं। अच्छा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाने के लिए थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन को हम इसमें चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन को हम y में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन आपका दिया है वो x वेरिएबल की फॉर्म में, तो लिमिट भी x की है। अब हम यहाँ पर x की जगह ये y रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली y में कन्वर्ट होगा। तो हमारा जो फंक्शन है वहां से y की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो x बाय z लिखा जा सकता है, ठीक है ना। ये तो हो गया फंक्शन। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस जगह पर लोअर लिमिट में अगर मैं क्वेश्चन में देखूं, अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, यू कैन सी x इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू इन्फिनिटी, बिकॉज आई एम टेकिंग लोअर लिमिट। तो x की जगह आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे। कहाँ पुट करना है, यहाँ करना है, ठीक है। मैं इसको अलग से यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, आपको याद रहे। तो x की जगह जब 0 पुट किया जाता है तो y इज इक्वल टू 0 बाय z इज एनी कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा आपका 0। तो y की जो टर्म है यहाँ पर आएगी 0, दिस इज लोअर लिमिट। इसी तरह से अगर मैं अपर लिमिट की बात करता हूँ तो यहाँ पर अपर लिमिट में x की वैल्यू इन्फिनिटी गिवन है, वी कैन सी x इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो आप कहाँ रखेंगे, आपको ये वैल्यू रखनी है यहाँ इस जगह पर। तो y इज इक्वल टू इन्फिनिटी बाय z, अब नंबर चाहे कुछ भी हो नीचे लेकिन रहेगा तो इन्फिनिटी ना। तो y की जो अदर कंडीशन है वो आपका हो जाएगा इन्फिनिटी, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट में कोई चेंजेस नहीं हुए, क्योंकि अगर x की जगह यहाँ 0 था तो यहाँ पर y 0 है, x की जगह इन्फिनिटी है तो यहाँ भी इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। डायरेक्टली ये जो कंडीशन आपको अप्लाई करनी है वो आपको इस इक्वेशन नंबर 1 में यूज करनी है, ठीक है। यहीं पर आपको ये वैल्यूज रखनी है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं, इक्वेशन 1 को मैं यूज कर रहा हूं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कीजिए, गामा n 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस x की जगह आपने जेड वाई लगाया है, यहाँ देखिए x की जगह जेड वाई रखा है, यहाँ पर भी जेड वाई टू पावर n-1, और dx की जगह z dy लिखा हुआ है, यहाँ लिखिए z dy। देखो थोड़ा सोल्व करते हैं। 0 टू इंफिनिटी, क्योंकि ये y की लिमिट है, ध्यान रखें y की लिमिट है 0 टू इंफिनिटी, तो ई रेज टू पावर माइनस जेड वाई, z टू पावर n-1, z y टू पावर n-1 एंड z dy, ओके। अब यहां पर z की जो दोनों टर्म्स हैं, वी कैन सी z टू पावर n-1 और z यहां भी है, यहां पर z की पावर आप 1 मान लीजिए, ठीक है। तो ये z की दोनों टर्म्स को आप आउट कर दीजिए, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, तो z की पावर एक तो n-1 है और +1 होगा, बाकी रिमेनिंग जो पार्ट है वो है 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस जेड वाई और y टू पावर n-1 dy, 1 and 1 cancel out,
ये जो भी टर्म आपके पास z की है उसको हम डिवाइड में लेंगे, z टू पावर n, और राइट हैंड साइड बिकम्स e रेज़ टू पावर माइनस zy, y to power n minus 1 dy. Now I'm discussing property of you have studied already in 12th class. Property number 1 हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी 1 या प्रॉपर्टी 0, जो कि आपका 12th का डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहा हूँ, निश्चित समाकलन की हम बात कर रहे हैं। उस जगह पर आपने पढ़ा हुआ है अगर 0 टू a टू b कोई लिमिट हमने हमारे पास है और फंक्शन है f(x) dx, तो हम उन वेरिएबल्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। x की जगह t रखने के बाद dx की जगह dt रखा जा सकता है। हमने बस x को चेंज किया है, रिप्लेस किया t से, तो dx को रिप्लेस किया है dt से, तो दोनों में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अलग अलग बुक्स में प्रॉपर्टी या तो 1 होती है या 0 होती है, दो प्रॉपर्टीज ही यही हैं। तो जब x को t से तो dx को dt से रिप्लेस करके लिखे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ क्वेश्चन में y है, यहाँ भी y है, और यहाँ पर आपके dy है, y dy, इसको मैं रिप्लेस करूंगा x से। तो गामा ऑफ n z टू पावर n 0 टू इंफिनिटी, आई एम रिप्लेसिंग y बाय x, यानी पूरे क्वेश्चन को मैंने x में कन्वर्ट कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि आपकी जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का जो राइट हैंड साइड है वो यही है, z टू पावर n नीचे है, 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर zx x टू पावर n माइनस 1 dx। बिल्कुल यही कंडीशन यहाँ पर मैंने फाइंड आउट करी है। आप इजीली इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, ये देखिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज बिल्कुल क्लियरली समझ में आई होगी, लेकिन इसको एक नेम दिया गया है, मतलब इसको हम मॉडिफाइड और इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो हम इसको लिख देते हैं दिस कंडीशन, जो भी हमारे पास लिखी हुई है, दिस फॉर्मूला known as modified, मैं इसको कैपिटल में लिखूंगा, modified और improved form of gamma function। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक रिमार्क है, नोट कर लें कि ये जो टेक्निक आपको दिख रही है इसको हम मॉडिफाइड या इम्प्रूव्ड, मॉडिफाइड फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है, इम्प्रूव्ड हालांकि कुछ जगह तो ये मिलेगा भी नहीं, डायरेक्टली बोलेगा प्रूव दैट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस टाइप की जो कंडीशन है उसको मॉडिफाइड या इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन बोलते हैं, और इजीली इस प्रॉपर्टी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सॉरी नॉट क्वेश्चन, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी। ठीक है, जस्ट अ मिनट। प्रॉपर्टी हमारी 1 2 3 4 प्रॉपर्टीज वी हैव कंप्लीटेड। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अब मैं बताने जा रहा हूं। शो दैट, इसे प्रूफ करना है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, शो दैट गामा ऑफ हाफ इज इक्वल टू रूट पाई, यानी गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई होती है। अब प्रॉब्लम क्या है, जब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तो लगाना तो गामा गामा फंक्शन की डेफिनेशन ही हम ये अप्लाई करनी है, बट इसमें एक नाम आएगा पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट डबल इंटीग्रेशन भी यूज होने वाला है यहाँ। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो कि मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। जब हम उससे रिगार्डिंग टॉपिक हम आगे करेंगे तो वहां पर मैं इसको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो अभी यहाँ पर जो भी मैं कंडीशन आप लोगों को बता रहा हूँ आपको ध्यान रखना है, और उस कंडीशन को एक नहीं दो क्वेश्चन, दो डेरिवेशन में यूज करूंगा। फिर मैं कुछ क्वेश्चन लूंगा इसके साथ ही, जिससे कि आपको थोड़ा ये और क्लियरली समझ में आए। तो गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई होती है, इसको दो तरीके से प्रूफ किया जा सकता है।
तो मैं कोशिश करूंगा कि दोनों ही मेथड आप लोगों को शेयर करूं। फिलहाल अभी मैं जो आपका जो स्टैंडर्ड तरीका है मैं उसी की बात करूंगा। सॉल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। हालांकि इसका यूज भी काफी है, सिंस बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, गामा फंक्शन, गामा फंक्शन की डेफिनेशन को अगेन हम देखेंगे। गामा एन 0 to infinity e raised to power minus x to power n minus 1 dx, ठीक है, यही होता है। मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूंगा क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर x की जगह मैं यहाँ पर t यूज कर रहा हूँ, तो इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वेरिएबल ही तो चेंज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी dx की जगह dt लिखा जाएगा, ठीक है। सिर्फ वेरिएबल चेंज किया है मैंने, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, सिर्फ समझाने के लिए है। यहाँ पर आगे क्वेश्चन करने में आसानी होगी, एक्स और वाई को मैं आगे यूज करूंगा, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको टी में कन्वर्ट कर दिया। आप उसको यू वी जो भी आपको अच्छा लगे उस वेरिएबल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन है उसमें गामा में हाफ दिया हुआ है, ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर एन की जगह हाफ रखना पड़ेगा। नाउ पुट n इज इक्वल टू हाफ, तो हाफ पुट करने के बाद में कंडीशन ऑफ हाफ इज इक्वल टू 0 to infinity e raised to power minus t, ओके, t यहाँ पर n की जगह आप हाफ रख रहे हैं, तो हाफ माइनस 1 एंड dt, ठीक है। अच्छा, सोल्व कर लेते हैं इसको एक बार। कंडीशन क्या बन के आती है, गामा, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, हाफ 0 to infinity e raised to power minus t, t to power minus half into dt, यानी आप यहां पर इसको डायरेक्टली एलसीएम लेंगे, डायरेक्टली इसको एलसीएम लेके आप सोल्व करेंगे, माइनस हाफ यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे, ठीक है, यहाँ पर कुछ अज्यूम करना है। नाउ पुट t इज इक्वल टू, जो t आपको दिखाई दे रहा है उसकी जगह मैंने एक्स स्क्वायर, हाँ यहाँ पर पहले x लेंगे और बाद में y लेंगे, दो तरीके से लेंगे, इसलिए मैंने शुरू में t माना है, जिससे कि आपको थोड़ा इसको समझने में अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी हो। आप इसको जब डिफरेंशियल करते हैं तो t का हो जाएगा dt, एक्स स्क्वायर का होगा 2x और ये हो जाएगा आपका dx, ठीक है, 2x dx। लेकिन जस्ट अ मिनट, हाँ जी, लेकिन आपको यहाँ पर लोअर और अपर लिमिट भी आपको यूज करनी पड़ेगी। लोअर अपर लिमिट यहाँ पर चेंज होगी आपकी, लेकिन चेंज नहीं होगी, वही रहेगी, ज्यादा फर्क इसमें नहीं है। अगर आप लोअर लिमिट यूज करते हैं तो कहाँ रखना है आपको, यहाँ रखना है। लोअर लिमिट यहाँ पर x की t की जगह 0 लिखा हुआ है, जब हम t की जगह यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो ऑब्वियसली x की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 ही आएगी, ठीक है। और अगर मैं अपर लिमिट की बात करूं, अपर लिमिट के अंदर यहाँ पर हो जाएगा आपका t की जगह अगर यहाँ पर इन्फिनिटी रखा जाए तो x की वैल्यू भी यहाँ पर इन्फिनिटी होगा, ठीक है। अब ये दोनों लिमिट्स मतलब सेम ही है तो इसमें कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं आपका, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दूंगा यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ये जो आपका इक्वेशन 2 है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 गामा ऑफ हाफ इज इक्वल टू, लिमिट आपकी x में कन्वर्ट हो रही है, x इक्वल टू 0 to infinity e raised to power minus t, t की जगह आप यहाँ पर x यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर
यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और बाहर की तरफ होगा माइनस हाफ। यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाएंगे, एक्स की जगह आपने क्या रखा है, जस्ट अ मिनट, टी की जगह एक्स स्क्वायर रख रहे हैं ना आप, टी की जगह आपने एक्स स्क्वायर रखा है, तो यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर रखेंगे टी की जगह, और बाहर की तरफ आपका माइनस हाफ ऑलरेडी है, और dx dt की जगह आप लिखेंगे 2x dx, 2x dx, यानी कि आपने कंप्लीटली यहाँ t की जगह आपने रखा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर रखा है एक्स स्क्वायर, dt की जगह आपने रखा हुआ है 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, ये वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, आप 2 को आप बाहर ले जाएं, इस 2 को मैं बात इस 2 की कर रहा हूँ, इस 2 को आप बाहर ले जाएं बाहर की तरफ, और रिमेनिंग टर्म हमारे पास में ई रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 यहाँ कट जाएगा। ठीक है, एक्स टू पावर हमारे पास होगा -1 -1, और यहाँ पर x की पावर +1, देख सकते हैं आप यहाँ पर इसकी वैल्यू x की पावर 1 है या -1 होगा, दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये होगा dx, क्योंकि x टू पावर -1 +1 हो जाएगा, x टू पावर 0 जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो कुल मिला के गामा हाफ को आपने यहां पर कन्वर्ट किया है इस कंडीशन के अंदर, तो यहां पर ये इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आपने गामा हाफ की वैल्यू x की टर्म में कन्वर्ट किया है। ओके, तो सिमिलरली अब ये आपका अपन ने प्रूफ मतलब यहां तक इस वैल्यू को निकाल लिया है। आप सिमिलरली इसको दूसरे, अच्छा 2 यहां से मैंने बाहर निकाल लिया, क्लियरली आपका ये फर्स्ट कंडीशन बन जाएगा, तो इसको इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो चुकी है, इसको इक्वेशन नंबर आप दीजिए 3। सिमिलरली अगेन अगर y की जगह x करते हैं, अगेन अगर क्वेश्चन के अंदर अगर x की जगह आप y यूज करते, ठीक है, x की जगह अगर आप y यूज करते, सब्स्टिट्यूटिंग y 4x, y की जगह x यूज करते तो हमें मिलेगा, हाँ जी, गामा हाफ, कुछ नहीं करना, सिर्फ मैं x की जगह y को रिप्लेस कर रहा हूं। ठीक है, गामा हाफ, जस्ट अ मिनट, 0 टू इन्फिनिटी, x की जगह आप यूज करेंगे y स्क्वायर, और dx की जगह आप यूज करेंगे dy, ये दोनों आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो गामा हाफ की वैल्यू हमारे पास ई रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx होगा, और इसकी जगह y, तो x और y निकाल लेंगे। इन दोनों को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 3rd और 4th को। ठीक है ना, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस 2 एंड 3 and 4, जस्ट मिनट, इक्वेशन नंबर 3 and 4 we get आफ्टर मल्टीप्लाइंग बोथ द कंडीशंस, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मैं दोनों को एक साथ ले लेता हूँ, इजीली आपको समझ में आ जाए। गामा हाफ और गामा हाफ, यानी कि ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, गामा हाफ, और राइट हैंड साइड के अंदर 2 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये दिस इज द फर्स्ट पार्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3rd, और सेकेंड पार्ट आपका हो जाएगा 2 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ठीक है, दोनों को आपने एक साथ यहां पर लिख दिया है, तो गामा हाफ इस पूरे का क्या बन जाएगा, कंप्लीटली होल स्क्वायर, क्योंकि एक साथ 2 हैं। अच्छा, अब आप देखिए ये हो जाएगा 2 2 जा 4, इन दोनों को आप लिखेंगे 2 2 जा 4, तो ये 4 आ जाएगा। दोनों लिमिट्स है हमारे पास, 2 लिमिट्स है, 0 टू इन्फिनिटी, फर्स्ट लिमिट आपकी x की लिमिट है, हाँ जी ध्यान से देखना, फर्स्ट वाला x का पार्ट है, तो x की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, और सेकंड वाली लिमिट है y की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, दोनों को आप साथ लिखेंगे क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर
e रेज टू पावर माइनस वाई स्क्वायर dx इंटू dy। ठीक है, तो यहाँ पर 2 2 जा 4 होगा। ये x की लिमिट है फर्स्ट, क्योंकि dx गिवन है, और सेकंड वाले में y है जिसमें y की लिमिट गिवन है। यहाँ पर e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, फिर वाई स्क्वायर होगा इंटू डी एक्स इंटू डी वाई लिख सकते हैं। तो इन दोनों की जो पावर है उन दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे। ये तो एज इट इज चल रहा है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। दिस वैल्यू इज इक्वल विल बी रेगुलर। यहाँ पर अब लेफ्ट में कोई वर्क नहीं है, सारा वर्किंग आपका राइट हैंड साइड में है। x इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, y इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, e रेज टू पावर माइनस कॉमन लें, पावर को ऐड कीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स इंटू डी वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। यहां तक पहुंचने के बाद अब क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक तो डबल लिमिट है, यानी कि ये आपका डबल इंटीग्रेशन हो गया। ये डबल इंटीग्रेशन है, एक्स की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, वाई की 0 टू, और दूसरी बात इन्फिनिटी आ रहा है, यानी कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन को शो करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम कुछ चेंजेस करेंगे। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जब आपको दिखता है, मैंने आपको बता देता हूँ, जब आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात जब आती है तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पोलर फॉर्म की भी बात आती है, जो कि 11th क्लास की हम बात कर रहे हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय रूप। यानी कि आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप लोगों ने डिस्कस किया था 11th क्लास के अंदर, जो कि आपने आपके टीचर रेस्पेक्टिव टीचर्स ने आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर मीन जिसके सम्मिश्र संख्या जिसे हम बोलते हैं, ये आप लोगों ने रीड किया हुआ है। तो उसके अंदर आपकी पोलर फॉर्म की बात की जाती थी, उसमें दो चीजें होती थी। मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, बता देता हूँ कि एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ तो एक मैंने पॉइंट लिया पी पॉइंट, और उसके जो कोऑर्डिनेट हैं, अच्छा यहाँ पर ये एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पर ये वाई एक्सिस होगा, ये 0 होगा 4 कोऑर्डिनेट के अंदर, यहाँ से बनने वाला एंगल थीटा होगा, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपका आर होगा। तो आपने आर की जगह, आर को तो आपने बोला था वहां पर मॉडुलस, आपको याद होगा मॉडुलस। ठीक है ना, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मापांक, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम की कुछ स्टूडेंट्स यहाँ अवेलेबल हैं। और थीटा को अपन बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है, यानी कि उसको हम बोलते थे कोणांक। प्लीज रिमेंबर। तो आर क्या है, उस पर्टिकुलर पॉइंट से उसकी डिस्टेंस को देखते हैं, पी पॉइंट की डिस्टेंस को। ठीक है ना, इस पी पॉइंट की। अच्छा ये भी एक्स डैश मान लीजिए, इसको वाई डैश मान लीजिए। तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स में काम होता है, क्योंकि ये 2D फॉर्म में है। ठीक है, तो पी जो है, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है, मैं बात कर रहा हूँ इस डिस्टेंस की, तो ओरिजिन से इसकी जो डिस्टेंस होती है वो पी होती है। एक्स एक्सिस से आने वाला एंगल जो है वो थीटा होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान होगा, पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए एक्स की जगह तो आप यूज करते थे आर कोस थीटा, और वाई की जगह आप यूज करते थे आर साइन थीटा। आपको याद होगा, नहीं याद है तो इतना ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। तो इस जगह पर आप एक तो मॉडुलस यानी आर निकाला करते थे, है ना, और एक आप आर्ग्यूमेंट निकाला करते थे। तो ये जो पॉइंट है वो किसी भी क्वाड्रेंट में, यहाँ है अभी, हो सकता है वो यहाँ पर हो सकता है वो यहाँ हो सकता है वो यहाँ हो, किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर इसकी वैल्यू में नेगेटिव पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। तो ये वाली चीज है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो आपको दिखाई दे रहा है, हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू हमेशा इस तरह से निकलती है, इस तरह से 0 से लेकर जितना लंबा वो कर्व जाता है, जितनी लेंथ होती है। और थीटा ये कैसे घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, तो जितनी मूविंग होती है वो हमेशा थीटा को शो करती है। तो इस क्वेश्चन को जब हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पर आप क्या करेंगे, एक्स और वाई को आर और थीटा में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो ही टर्म्स हैं, एक तो आर है और एक थीटा है। ये जो बेसिक मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, ये मैंने कौन सी क्लास से लिया है, 11th क्लास। ठीक है ना, आपको ये जो कंडीशंस हैं पता होनी चाहिए। 11th क्लास के जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर इसको यूज किया गया था। हालांकि टाइम काफी हो गया आप लोगों को पढ़े हुए, इसलिए कई लोगों के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि सर ये तो अब याद ही नहीं है, या फिर भी
मैं अगर बात करूं तो कंपैरिजन अगर अदर टॉपिक से किया जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा सा इजी था। हो सकता है कई लोगों को टफ भी लगता हो, लेकिन मैं नहीं मानता इतना डिफिकल्ट इसके अंदर है। तो ये तो हो गया बेसिक। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस पूरे क्वेश्चन में इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें जो dx dy है उसको r और थीटा में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन 5 आप याद कीजिए, इसके बाद का पोर्शन मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। उसके लिए आपको एक छोटा सा वर्क करना है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, चेंजिंग, हाँ जी, चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स we substituting x इज इक्वल टू, बोलिए कितना, r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। ठीक है, हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। पुट करने के बाद जब इसको सोल्व किया था ना, तो दो फॉर्मूले निकाले थे। r निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, r निकालने के लिए r इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं उस बेसिक को ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकता। r निकालने के लिए इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो ये तो आपका मॉडुलस हो जाएगा, अंडर रूट कर दीजिएगा इसका। और थीटा निकालने के लिए आप यूज करते थे tan इनवर्स y बाय x। ठीक है, r क्या है, r यहाँ पर आपका मॉडुलस है और थीटा आपका आर्ग्यूमेंट है। यह आपको कंडीशन को इसमें चेंजेस करना पड़ता है। तो इस जगह पर x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा रखेंगे, या फिर आप r स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। जब इन दोनों का स्क्वायर करोगे ना, ऐड करोगे, तो यही आएगा सेम। ये कंडीशन आप लोगों ने सीख रखी है पहले, ठीक है ना। और साथ में एक काम और करना है, dx इंटू डी की जगह आपको लगाना है r d थीटा डी आर, मतलब आपको dx dy की जगह रिप्लेस करना है r d थीटा डी आर। साथ में एक काम और करना है, मैं एक रीजन बना रहा हूं, एक बार मैं लिख दूं पहले, इन रीजन थीटा वेरीज फ्रॉम, जस्ट अ मिनट, वेरीज फ्रॉम 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 एंड r वेरीज, मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूं, एंड r वेरीज फ्रॉम 0 to इंफिनिटी। अब बात यह है कि यहां पर 0 to पाई बाई 2 और 0 to इंफिनिटी कैसे लिया गया। देखो ये जो पार्ट जो है ना, एक्चुअली डबल इंटीग्रेशन चल रहा है। मैंने आपको पहले कहा कि ये एक्चुअल में आपका डबल इंटीग्रेशन चल रहा है, और डबल इंटीग्रेशन की जो थ्योरी है वो अलग ही दी हुई है। तो अभी जो इसके बाद में जब बीटा गामा हम फिनिश करेंगे, तो वहां पर डबल इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे, तो वहां पर मैं इसको ज्यादा क्लियर कर पाऊंगा। अभी आपको सिर्फ इतना सा वर्क करना है कि थीटा और इसको कैसे लिया गया वो मैं बता देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, थीटा और इसको कैसे ले रहे हैं, या देखिए, इस जगह पर ये ओरिजिन आप यहाँ ले लीजिए, या हो गया ओरिजिन। इस समय यहाँ पर ये आपका x वेरिएबल है, सॉरी एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ठीक है। और इस जगह पर जो r की जो वैल्यू ली गई है, वो ओरिजिन से इस तरह से ली गई है। ध्यान से देखना, ये r की वैल्यू है इस तरह से, ठीक है। ये r की वैल्यू, ये छोटा सा स्ट्रिप मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, ओके। एक यहाँ पर ये स्ट्रिप ले लिया मैंने, छोटा सा पोर्शन लिया है। आर की लिमिट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आर यहाँ से मेजर, जैसे एक्स और वाई को, ओरिजिन को अपन कहाँ से मेजर करते थे,
x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 यहाँ होती है, तो यहाँ पर x और y की जगह यहाँ पर r यूज किया जाता है, और यहाँ पर r की वैल्यू जो है आगे तक बढ़ते हुए इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। और इस जगह पर थीटा की जो लिमिट है, क्योंकि थीटा को हम कैसे मेजर करते हैं, थीटा की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, आपको थीटा की जो मेजरमेंट करना है वो 0 इजिकल यहाँ पर जो फर्स्ट एक्स एक्सिस दिया है वहां से लेके वहां तक आपको इसको मेजर करना है। इस जगह पे मैं आपको बता दूं थीटा की वैल्यू इस जगह पर 0 होती है, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर आपके π/2 होती है। ठीक है ना, तो थीटा की लिमिट 0 to 2π/2 इस तरह से अपन लेंगे यहाँ पर। तो r की लिमिट को हमेशा इस तरह से मेजर करते हैं, मैंने आपको अभी क्लियर किया ही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझने की बात है। ये सब चीज़ें मैं आपको जब आपका डबल इंटीग्रेशन चलेगा पोलर फॉर्म में तब मैं आपको क्लियर कर पाऊंगा। और इस जगह पर आपको बता दूं कि x जो है लगातार इनफाइनाइट की तरफ बढ़ता है यहाँ पर, और ऊपर की तरफ y भी लगातार इनफाइनाइट की तरफ मूव करता है इस जगह पर। तो हमें तो क्या है करना है कि एक एरिया फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, इस जगह पर जो वैल्यू निकाली गई है ये आपको सिर्फ इतना सा याद करना है कि r की लिमिट 0 से इन्फिनिटी ये लिया गया है, हमेशा ये जो लेंथ होती है वो हमेशा r को शो करती है, और इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मैं इसकी वर्किंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो 0 से लेकर π/2 हम यूज करेंगे। यहाँ पर इसको और अच्छी तरह समझने के लिए डबल इंटीग्रेशन में हम यूज करेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना सा करना है, पोलर फॉर्म में सारी वैल्यू पॉजिटिव हम यहाँ लेके चल रहे हैं, कहीं भी नहीं है, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पर ही काम करेंगे। तो थीटा के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा लीजिए, और r की लिमिट 0 से π/2 में हम लेके चलेंगे। तो थीटा की वैल्यू 0 से π/2 है, और r की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी हम लेंगे। ठीक है, तो इस जगह पर आपको जो आपका मेन क्वेश्चन था ये वाला, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से ले रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5th, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5th, गामा हाफ इसका होल स्क्वायर क्या था, शायद बाहर 2 टू 4 था, 0 टू इन्फिनिटी एक्स की लिमिट, y की वैल्यू भी 0 टू इन्फिनिटी थी, e⁻⁻x² प्लस y² इंटू dx। ठीक है, और dy। तो अब आपको क्या करना है, ये जो एरिया आप यूज कर रहे हैं कौन सा वाला, मैं इसमें छोटी सी स्ट्रिप लेते हैं, मैं आपको इसको समझाने के लिए एक काम करता हूँ। आपको याद होगा कि 11th क्लास के अंदर एक कर्व इस तरह से लेते थे, 2 लिमिट लगा देते, इनके बीच में एक छोटी सी स्ट्रिप ले लेते थे, यहाँ dx लिखते थे। तो ये जो dx आ रहा है ना, तो यहाँ पर dx क्या होता था, वो जो इंटीग्रेशन जिसका भी करते थे, जैसे y का करना है यहाँ dx यूज करते थे, इंटीग्रेशन में लिमिट, जैसे मान लो ये लिमिट है और ये लिमिट है, x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b के बीच में लिमिट है, तो a से लेकर b तक इस तरह से अपन करते थे। तो ये लिमिट का जो रोल है ना ये वहीं से लिया गया है, लेकिन तो इसलिए क्या है यहाँ पर dx की जगह dx dy की जगह इसको डायरेक्टली मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन कैसे यूज कर रहा हूँ वो हम सब बात की बात है। अभी आपको सिर्फ ये चीजें ध्यान रखनी है कि dx dy की जगह r d थीटा dr लिखना है। ठीक है, और थीटा की लिमिट 0 से π/2 यूज करनी है, और इसके अलावा आपको r की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी यूज करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको कंप्लीटली कन्वर्ट करेंगे, और इस पोर्शन को मैं यहाँ से देखिए 4, पहली जो लिमिट आप यूज करते हैं, अच्छा बाहर 4 आ रहा है, थीटा की लिमिट पहले हम लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 टू π/2। सेकेंड लिमिट हमेशा r में कन्वर्ट होती है, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और थर्ड वाले में यहाँ पर x² y² की जगह हम लिखेंगे r²। देखिए ये देखिए यहाँ पर r² लिखा हुआ है, या तो x और y की जगह r cos थीटा r sin थीटा रखो, या डायरेक्टली r² की जगह s² y² रखेंगे, और जो ये dx इंटू dy है उसकी जगह आपको यूज करना है r d थीटा dr। ठीक है, ये आपको यूज करना है। गामा हाफ इस पूरे काम क्या लेके चल रहे हैं, होल स्क्वायर। तो अब तक आपकी टोटल 5 इक्वेशन, ये 6 इक्वेशन है, आपको बस अब इसको सोल्व करना है और डबल इंटीग्रेशन का रूल लगाना है जो अभी आप लोगों ने नहीं सीखा है।
तो यहाँ पर लिमिट को आपको ध्यान रखना है, थीटा की लिमिट 0 से π/2 फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड लिमिट हमेशा आर की लगाएंगे और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर लिखेंगे और dx इंटू डी की जगह आर डी थीटा डी आर आपको लिखना है। तो ये जो इक्वेशन नंबर 6 है इसको अब इसको सोल्व करेंगे। तो अब आप ये इसको, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन आप लोगों को नहीं आता है, तो देखो थीटा और आर सेकंड नंबर पे जो दिया गया है, सेकंड नंबर पे, ठीक है ना, इसके रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। तो और जो सेकंड, जो इधर लेफ्ट में फर्स्ट नंबर पे अंदर की तरफ जो इनर इंटीग्रेशन होता है, ये होता है आउटर, ये होता है इनर। तो इनर इंटीग्रल को पहले हम सोल्व करेंगे। डबल इंटीग्रेशन का रूल आप लोगों को नहीं पता, लेकिन जितना सिखाया जा रहा है उसको सीखें। अगले क्वेश्चन में इसको एक तरीके से मैं रिपीट ही करूंगा, इसमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। हमें एक ब्रैकेट बनाना है, उस ब्रैकेट में पूरी टर्म, क्योंकि पहले इनर लिमिट को लेके चल रहा हूं 0 टू इन्फिनिटी, तो हमें अंदर की तरफ ओनली आर की लिमिट यूज करनी है, आर डी आर। बाकी डी थीटा को मैंने बिल्कुल बाहर कर दिया है। वापस देखिए, ये लिमिट पहले यूज की है 0 टू इन्फिनिटी, e रेज़ टू पावर माइनस आर स्क्वायर, आर की जगह आर है और डी आर, और डी थीटा को बाहर किया है। मतलब अंदर की तरफ सिर्फ मैंने आर की टर्म को यूज किया है, आर की टर्म। बाकी थीटा वाली टर्म को मैंने बाहर कर दिया है। ये डबल इंटीग्रेशन करने का तरीका है कि इनर इंटीग्रेशन में जिसकी भी वो लिमिट है, जैसे मान लो अगर अंदर x की होती तो x की टर्म्स को इकट्ठा करते, अगर यहाँ y की टर्म होती तो हम y की टर्म को इकट्ठा करते। अब क्योंकि यहाँ r की लिमिट है, तो इस पूरे में से r की लिमिट को अंदर की तरफ लेकर चलेंगे और d थीटा को मैंने बाहर किया है। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। मैं राइट हैंड साइड के अंदर इसको मैं ले लेता हूँ, समझे मेरी बात को। आप क्या करेंगे, जो आर स्क्वायर है, पुट आर स्क्वायर को मैंने यहाँ पर टी मान लिया है, ठीक है, और इसका हो जाएगा 2r dr और t का हो जाएगा आपका dt, ठीक है। आर स्क्वायर का होगा 2r और t का हो जाएगा आपका dt, ठीक है। तो r dr को लिख सकते हैं dt/2। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो आर डी आर पहले से आ रहा है, तो आर डी आर की जगह dt/2 लिखेंगे। यहाँ पर आर स्क्वायर की जगह आप टी लिख देंगे, लेकिन जो लिमिट है, लिमिट वही रहेगी, लिमिट में चेंजेस नहीं करना। अगर आर की जगह 0 रखा जाए, कहाँ रख रहे हो आप, यहाँ 0 रखने पर टी की लिमिट भी 0 होगी, दिस इज लोअर लिमिट। और आर की जगह इन्फिनिटी पुट करते हैं तो टी की जगह भी इन्फिनिटी रहेगी, क्योंकि हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा 0 टू π/2, आपने लिमिट को चेंज किया है टी में, टी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस टी और पूरा हो जाएगा dt/2, dt/2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका t। आर डी आर की जगह आप लिखेंगे dt/2, ठीक है बेटा। अब dt/2 लिखने के बाद में इस 2 को इससे सोल्व कीजिए, 2 2 जा 4, तो इस 2 को आप बिल्कुल बाहर निकाल दें। थीटा इज इक्वल टू 0 टू π/2, इंटरनली इंटीग्रेशन बचा है t इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और e रेज़ टू पावर माइनस का t dt। बहुत आसान हो गया इंटीग्रेशन। ये इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना बहुत इजी है, समझे मेरी बात को। बाहर वाले टर्म्स को, मतलब जो टर्म है उसको एज इट इज रहने दीजिए, 0 टू π/2। आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज़ टू पावर माइनस टी अपॉन -1 लिखा जाता है, ठीक है। माइनस को आप क्या करें, बाहर की तरफ निकाल दीजिए। यहाँ माइनस को मैंने बाहर ले लिया है इस जगह पर, जो नेगेटिव टर्म आ रही है, और हमारे पास सिर्फ 0 टू मतलब ओनली e रेज़ टू पावर माइनस टी को आप यूज कीजिए, ठीक है, और डी थीटा एज इट इज रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसका इंटीग्रेशन माइनस भी आता है, वो माइनस को मैंने आगे ले लिया है। अब आपको लिमिट यूज करनी है, आई एम यूजिंग लिमिट -2
थीटा इक्वल टू 0 टू π/2। ठीक है, पहले आप लगाइए अपर लिमिट e⁻∞, फिर लगाइए लोअर लिमिट e⁻⁻0 और बाहर रह जाएगा थीटा। थीटा को नहीं इंटीग्रेट किया है अभी, तो मैं आर टी की जगह क्या रख रहे हैं, इन्फिनिटी और 0 हम यहाँ पर रख रहे हैं। यहाँ पर रखने के बाद में आपको पता होना चाहिए थीटा इक्वल टू 0 टू π/2, e⁻∞ की वैल्यू क्या होती है पता है आपको, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसकी वैल्यू होती है 0, इसकी वैल्यू होती है 1। e⁻∞ की जो वैल्यू होगी वो होगी 0, जबकि e⁻∞ की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, डी थीटा। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में भूल गया, एक बार वापस से देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, गामा, इसका क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब गामा हाफ और इस पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस को जब अंदर, माइनस को बाहर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 2, थीटा इज इक्वल टू 0 टू π/2, यहाँ पर 1 मान लीजिए और ये हो गया डी थीटा। ये देखिए ये नेगेटिव है, बाहर नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 एज इट इज है। अब आपको, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ थीटा की वैल्यू बची हुई है, आपको थीटा के लिए इसको सोल्व करना है। ठीक है, अब डी थीटा का क्या होता है, डी थीटा का होता है थीटा। ठीक है, डी थीटा की जगह क्या हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा यहाँ पर, और थीटा की लिमिट लगानी है आपको 0 टू π/2। ठीक है, 0 टू π/2। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए थीटा की जगह, पहले आप π/2 रखें, फिर यहाँ पर आप 0 रखिए। ठीक है, तो हमारे पास जो टर्म बचेंगी वो है, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो ओनली पाई बचेगा। गामा हाफ, इसका स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर को जैसे हटाते हैं तो फाइनली हमें मिलेगा गामा हाफ, और इसका स्क्वायर को हटा दीजिए आप, जैसे आप स्क्वायर को हटाते हैं सामने की तरफ ये बन जाएगा रूट पाई। ठीक है, ये आपकी मेन कंडीशन है। एक बार इसको कैलकुलेशन को चेक करेंगे, कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपका आंसर एग्जैक्टली सही है। गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई होती है। कहीं भी कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक होती है तो इसको एक बार अपन चेक कर लेते हैं।